नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस पर से पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आज गवर्नर हाउस जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को कल भंग कर दिया और उसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। तो अभी तक देखिए, हमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि शुभेंदु अधिकारी सीएम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो लगातार ममता बनर्जी के सामने डटकर खड़ा रहा। वो चेहरा है जिन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, बल्कि इस चुनाव में जिसने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराया, वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ही बंगाल के नए अधिकारी होंगे और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, उसके कुछ और कारण मैं आपके सामने रखती हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिन्होंने दो बार टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। 2021 में नंदीग्राम में हराया और इस बार ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में जाकर अच्छे मार्जिन से दीदी को मात दी और इसके बाद शुभेंदु की दावेदारी मजबूत हो गई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की जीत के आर्किटेक्ट भी हैं, जिन्होंने बीजेपी का आंकड़ा 207 तक पहुंचा दिया। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक अनुभव है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद है। अमित शाह के ही कहने पर नंदीग्राम के बाद उन्होंने भवानीपुर में भी चुनाव लड़ने का मन बनाया और जब दीदी को हरा दिया तो इसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क रह नहीं जाता है। अब और कौन कौन होगा कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सारी बातें उसके बाद होगी। लेकिन पहला सवाल तो यही, अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब रीजन की चाहे बात कर लें, चाहे चेहरे की बात कर लें, चाहे ममता बनर्जी को हराया इसकी बात कर लें, 207 की डिजिट पर लेकर आए इसकी बात कर लें, तो इन सारे खाचों में शुभेंदु अधिकारी के अलावा और कोई नाम दिखाई देता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी सबसे स्वाभाविक पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो आपने कारण बताए वो तो सब आपने बता दिए कि 2 बार हराया ममता बनर्जी को। ये भी एक इतिहास है कि एक मुख्यमंत्री लगातार 2 बार हारे। इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में, जब उनकी पार्टी इतनी बड़ी जीत ले तभी वो हार जाए, तो इसका मतलब जब 215 बीजेपी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी जीती और ममता बनर्जी हारी, इसका मतलब उस वेव से बड़ी ताकत शुभेंदु अधिकारी की थी जो उन्होंने नंदीग्राम में हराया ममता बनर्जी को। तो नेता बहुत बड़े हैं और वो आपने बता दिया। बीजेपी की राजनीति को अगर आप समझिए थोड़े दिन की, लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी बड़ी चौंकाने वाली राजनीति करती है, ऐसे लोगों को बना देती है जिनका कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे राज्य हैं। जब हम लोग बिहार की भी बात कर रहे थे तो सम्राट चौधरी पर हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि उनको नेता के तौर पर बीजेपी ने तैयार किया था। तो जब आप किसी को नेता के तौर पर तैयार करते हैं और वो आपको रिजल्ट देता है तो फिर बीजेपी उसको नहीं मना करती, नहीं रोकती है। और कई बार ऑब्वियस चॉइस जिनका नाम आता था वो बने। वो ऑब्वियस चॉइस हम लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा 2021 में, योगी आदित्यनाथ को देखा 2022 में, देवेंद्र फडणवीस को देखा 2024 में। ऑब्वियस चॉइस है। सम्राट चौधरी को देखा अभी 2026 में, हम लोग वही हेमंत 2021 में हमने कहा। तो ये सब ऑब्वियस चॉइस थे। पार्टी ने एक नेता के तौर पर इन लोगों को आगे किया था और फिर जब मौका आया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के एक नेता के तौर पर आगे किया। एक जो तलाश थी भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसे चेहरे की जो ममता बनर्जी को चैलेंज करे, उनको हराए, वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी में मिला और उनको आगे बढ़ाया गया। एक बात और आप समझिए, लोग मुख्यमंत्री का पद होता है, कई बार आप कॉम्प्रोमाइज में बनाते हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज के तहत बनाना होता है। नेता प्रतिपक्ष कॉम्प्रोमाइज में नहीं बनता है। नेता प्रतिपक्ष जिसको आप अपने आइडियोलॉजी के नजदीक माने, अपने संगठन के लिए अच्छा माने, उसको बनाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे शुभेंदु अधिकारी और 5 साल वो लड़ते रहे ममता बनर्जी के साथ, सड़क पर भी, विधानसभा के अंदर भी। आइडियोलॉजी का बैटल हो, इलेक्टोरल बैटल हो, पॉलिटिकल बैटल हो, हर लड़ाई में वो आगे रहे और वो पसंद है सब आदमी को, सभी बड़े नेताओं को। मैं इसमें एक रीजन वाला एंगल भी जोड़ देती हूँ। जब आप क्षेत्र की भी बात करते हैं अमिताभ जी, और पूरे जब पश्चिम बंगाल का हम लगातार एनालिसिस करते रहे तो हम इसे क्षेत्र के आधार पर भी बांटते रहे। एक तरफ नंदीग्राम में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और एक तरफ भवानीपुर में भी। भवानीपुर हिस्सा हो गया आपके कोलकाता रीजन का, और ये नंदीग्राम से जहां इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों अलग अलग रीजन है। खबर यह भी है कि भवानीपुर सीट वो रिटेन करेंगे, तो इसका मतलब तो तय है कि भाई एक शहरी इलाके से एक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ, तो यहां से एक रीजन भी कंफर्म हो जाता है।
देखिए, एक तो पहले जायंट किलर है। अगर 2 बार उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है, पिछली बार भाजपा की सरकार नहीं बनी थी और इस बार प्रचंड जी थे, तो एलओपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरह का माहौल है अभी, एक जो सीएम जो चाहिए वो थोड़ा अग्रेसिव सीएम, स्ट्रीट फाइटर टाइप पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पर अभी एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि वहाँ पर अभी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, हमने देखे हैं। पोरस बॉर्डर का इशू है जिसको भी सॉल्व करना है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं। अब अगर रीजन्स की बात करें तो ये दोनों जगह से जीते हैं, जैसा आपने कहा। तो अब ये प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से भी जीते हैं जहां पर 108 सीटें हैं, और ये मेदिनीपुर से भी जीते हैं जहां पर 56 सीटें हैं। 164 सीटें 294 में से इन दोनों जोन्स में से आती हैं, तो दोनों ही जोन से हैं। दिलीप घोष जी मेदिनीपुर से हैं, इफ मतलब अगर पूरी बात अगर करें तो रीजन में समीक भट्टाचार्य जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंसी से हैं। सुकांता मजुमदार जो पहले प्रेसिडेंट से, वो नॉर्थ बंगाल से आते हैं। जो अंगमित्रा पॉल जी की बात चल रही है वो आसनसोल से हैं, तो वो आपको बर्धमान जोन से आती है। इलाका हो गया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मतलब पूर्व वर्धमान में, पश्चिम वर्धमान शायद ना, पश्चिम वर्धमान में आता है शायद, बट मुझे भी लगता है कि शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वाइज वर्धमान में ही पड़ता है। तो पांचों जोन के ही 5 बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, और अभी देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर बात केवल मुख्यमंत्री की नहीं, उप मुख्यमंत्री की भी हम करेंगे, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है वहां पर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का एक समीकरण बैठाया है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी ये बात चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी नाम तय है तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो 2 नाम कौन से होंगे। लेकिन पहले पवन, जरा आज की आप हलचल बता दें, कितने बजे मीटिंग होने जा रही है, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, शुवेंदु अधिकारी के बाद और किन के नामों पर बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, आज का दिन आप समझिए कि सत्ता की फॉर्मेशन का दिन है। अमित शाह आज गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर में कोलकाता पे होंगे। 12 बजे से वो सीनियर बंगाल लीडर्स के साथ बैठक करेंगे, और लगभग 3 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का नाम होगा। शुवेंदु अधिकारी एकदम फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन पर निगाहें हैं। हालांकि अगर शुवेंदु अधिकारी नहीं होगा तो वो इतना सरप्राइज होगा कि नाम गेस करना मुश्किल है। अगर मिनिस्ट्रियल बर्थ की आप लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी पत्रकार को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी एनालिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं, और किसी एंकर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं। नाम तो शुवेंदु अधिकारी ही है, लेकिन जब हम उसके बाद की पूरी कैबिनेट की तस्वीर देखते हैं तो क्या उसमें दिलीप घोष होंगे, क्या उसमें अग्निमित्रा पॉल होंगी, क्या उसमें कलिता माझी जैसे चेहरे भी होंगे, रत्ना देवनाथ जैसे चेहरे भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगर आप बात करेंगे तो दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य 2 ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने बीजेपी को यहां खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में बीजेपी जब 3 सीटें जीती थी तो 1 सीट दिलीप घोष ने जीती थी उनमें से। तो कुल मिलाकर रत्ना देवनाथ जो आरजीकर की बेटी थी, उसकी मां है, उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा यहाँ उत्तरपाड़ा से एनएसजी, एक्स एनएसजी कमांडो हैं, उनकी एक भूमिका हो सकती है। मानिक तल्ला से एक विधायक हैं, उनकी एक भूमिका है। अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम के तौर पर यहां हमें सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। हालांकि ये सब आकलन है यहां की सुगबुगाहट के आधार पर, लेकिन आज शाम तक किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है, और वो पूरा स्ट्रक्चर यहां आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लगातार नजर बनाए रखें, और दोपहर 3 बजे का वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जब ये पूरी बैठक शुरू होगी, और आज दिन भर आपसे हम वहां से इनपुट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका। अभी शुवेंदु अधिकारी तो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है, लेकिन बीजेपी का ट्रेंड एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने का रहा है। ऐसे बंगाल में 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं? क्या एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? क्योंकि बंगाल में इस बार आधी आबादी ने बीजेपी को जमकर आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने 34 महिलाओं को टिकट दिया था, इसमें 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची, यानी कि स्ट्राइक रेट 68% का रहा।
बीजेपी कोटे से जो 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, उनमें पहला नाम अग्निमित्रा पॉल का है, जो आसनसोल दक्षिण से जीती हैं, और दूसरा नाम रूपा गांगुली का है, वो सोनारपुर साउथ से मुकाबला जीती। तीसरा नाम रत्ना देवनाथ का है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, जो पानीहाटी सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और 28,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आई हैं। आरजी का रेपकांड विक्टिम की मां भी हैं। औसग्राम से कलिता माझी की बात करें, वो भी जीतकर विधानसभा पहुंची है। रेखा पात्रा की बात करें, पूर्णिमा चक्रवर्ती, तापसी मंडल, चंद्रा बावरी, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो दो चेहरे इस वक्त हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल का है और रूपा गांगुली का। मैं पहले बात अग्निमित्रा पॉल की कर लेती हूँ। अजीत जी, अगर बीजेपी की तमाम महिला नेत्रियों में आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मुखर थी, सबसे ज्यादा एग्रेसिव थी, जो रीजनल इश्यूज पे बात कर रही थी, ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर बात कर ली, बहुत ही रीजनल इश्यूज पे, महिला सेंट्रिक विषय पर, आरजीकर रेप कांड के बाद भी जिस तरीके का एक माहौल तैयार करने का मौका था, तो उसमें भी सबसे ज्यादा आगे अगर कोई चेहरा था तो वो यही थी। हाँ बिल्कुल, अग्निमित्रा पॉल ने लड़ाई लड़ी और उनका एक जो उससे अलग, जो जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अलग राज्य से जुड़े जो मामले, जैसे पलायन का मुद्दा जो उठाया उन्होंने कि 40 लाख 50 लाख बंगाल के युवा बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर के वो स्ट्रीट पर इस बात को लेकर के बहुत मुकर रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार कम हो रहा है, ये जो रियल इशूज़ थे, इन इशूज़ को उठा करके भी वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक फायर ब्रांड तरीका होता है जो लड़ने का, एक जो जैसे कांग्रेस में हम लोग, जब ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी तब से आप देखिए, या दीपा दास मुंशी को देखिए, या अभी हम लोग श्यामपुकुर से इस बार तो हार गई शशि पांजा, उनको देखिए, तो इस तरह के नेताओं में अग्निमित्र पॉल को रख सकते हैं कि वो इस तरह की लड़ाई लड़ती थी। आप बीजेपी के इस स्कीम को समझिए, जिस स्कीम से वो डिप्टी सीएम चुनती है, वहां अभी सिर्फ रीजन नहीं चलता है, वहां कास्ट का ध्यान रखना होगा कि किस कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, उससे इतर कास्ट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए दो मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया तो उस साथ में एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाया, एक फिर दलित खोजते हैं, फिर महिला खोजते हैं, जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, वहां एक ब्राह्मण को भी बनाया। तो ये जो बैलेंस करना होता है कास्ट का इक्वेशन, जहां पिछड़ा बनाया वहां एक अगड़ा भी बनाया मध्य प्रदेश में, तो अगर आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगड़े और दलित को एडजस्ट करना है, अगड़ा बनाते हैं तो दलित और एक पिछड़े को एडजस्ट करना है। तो ये जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है हर पार्टी के साथ। सर, आप ये कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पहला कंपल्शन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है ना। आज अखिलेश यादव भी, अगर अमिताभ जी बात कर रहे हैं कि आप महिला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो अग्निमित्रा पॉल वो एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर उनका नाम होता है तो मैं दिलीप घोष की बात करूं, दिलीप घोष भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी इक्वेशन शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या है वो भी हम जानते हैं। नहीं, देखिए, जैसे जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट बनाया जाता है, या मान लेते हैं कि आप कल को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाती हैं, भगवान करे बन जाए, तो कैसे आप डिसाइड करेंगी, बताइए कि मुझे अपनी कैबिनेट तैयार करनी है? मैं रीजन का, कास्ट का, और उसके साथ साथ मेरा इक्वेशन किसके साथ बेहतर है उसका भी ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है कि अगर एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है, सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है और जिन समाजों की जितनी आबादी है उतनों को मंत्री बना दिया जाए, करेक्ट। बट बीजेपी में कोई भी मुस्लिम समाज का मुख्य एमएलए जीत करके नहीं आया है, तो 27% ऑलमोस्ट जो पोजीशन है वो खाली हो गई। अब उसमें किसको भरें? दूसरा ऑप्शन है कि जिन समाजों ने हमें सपोर्ट किया है ज़्यादा, हम उसके प्रोपोर्शन में लोगों को मंत्री बनाएं। यानी अगर मटुआ समाज ने हमें सपोर्ट किया है, ओबीसीज ने किया है, और इस बार भद्रलोक ने भी किया है ज़्यादा संख्या में, हम उन समाज से लोगों को दें। दूसरी बात ये भी लॉजिकल है, क्योंकि जिस समाज का वोट ही नहीं मिला उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, या फिर हमारे पास एमएलए ही नहीं है, मान लेते हैं बीजेपी के पास। तीसरा आ जाता है कि भाई क्षेत्र, जिस क्षेत्र की संख्या ज़्यादा है, जैसे प्रेसिडेंसी 108 सीटें हैं, सबसे भारी संख्या है प्रेसिडेंसी की। मालदा मुर्शिदाबाद 49 सीटें हैं, लेकिन वहाँ भाजपा का रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि वो ज़्यादा माइनॉरिटी हैवी एरियाज़ हैं। तो या तो सांख्यिक आबादी के हिसाब से, लेकिन वो चलेगा नहीं बिकॉज उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, या तो जिस मात्रा में आपको सपोर्ट मिला है अलग अलग समाजों से,
या तो जिन क्षेत्रों से समाज मिला है, और उसमें जेंडर और कास्ट आ जाता है। आपने अभी जो समाज की बात की उसका डेटा मैं लेकर आई हूँ, वो डेटा दर्शकों के सामने रख देती हूँ। बंगाल में इस बार दलितों का आशीर्वाद बीजेपी को खूब मिला है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दलितों के लिए 68 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से बीजेपी को 51 सीटों पर जीत मिली। टीएमसी 17 सीटें जीत पाई। मतलब ये कि टीएमसी से 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। और दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 75%। अब अगली बात एसटी सीटों की भी कर लें। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को 100% का साथ मिला, क्योंकि बंगाल में आदिवासियों के लिए 16 सीट रिजर्व है। सभी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। टीएमसी 0 पर आउट हुई, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वो 100% का रहा। ऐसे में बीजेपी पर आदिवासी कोटे से भी मंत्री या डिप्टी सीएम बनाने का दबाव होगा। तो ये दो बातें हैं, एससी सीट और एसटी सीट। आपने जिस संख्या की बात सीटें हैं, ठीक है। अब मटुआ समाज है। मटुआ समाज, जब भाजपा के वहां पे 3 एमएलए थे, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, मटुआ समाज भाजपा को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि वो एससी समाज में आ रहा है, जो आप 75% स्ट्राइक रेट बता रहे हैं। और जो टॉप 5 लीडर हैं, विडंबना ये है, सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, अंगमित्रा पॉल, रूपा गांगुली को भी जोड़ लीजिए, और शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टॉप पोस्ट पर हैं और बाकी लोग डिप्टी सीएम या मंत्री बनेंगे। उनमें से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ये अपर कास्ट हैवी ग्रुप है ना। तो वो भी एक चैलेंज है। जैसे एससी एसटी ने सपोर्ट किया है, ओबीसी ने सपोर्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए वहां पे रहने वाला है। सर, दो बातें, एक तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का इक्वेशन, अजीत जी, कि क्या दिलीप घोष उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर बनते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? वो चेक एंड बैलेंस के लिए हमेशा एक व्यक्ति जो है, क्या वो पिंचिंग पोजीशन पर रहेगा? पहली बात तो ये। और दूसरा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कहां से लेकर आया जाएगा? देखिए, ये मतलब एकेडमिक बहस के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं ये सारी। अभी आप 3 स्टेट आप देखिए जो जहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक चौंकाने वाला मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आप वो समीकरण देखिए, राजस्थान में कैसे बनाया, मध्य प्रदेश में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया। मोहन यादव के साथ एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया, राजेंद्र शुक्ला को एक पिछड़ा दलित एक मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह से आप एक अरुण साय बने और एक विजय शर्मा बने छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बैलेंस करने का है, और कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा चेहरा ले आकर के ही बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि बड़े चेहरे को रोक दिया जाए कि एक बड़ा चेहरा हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो बाकी बड़े चेहरे इंतजार करें। भाई सुकांत मजूमदार वैसे भी, दिलीप घोष को इंतजार कराया जा सकता है। सुकांत मजूमदार तो केंद्र में वैसे भी मंत्री हैं, तो एक तो वो ऐसे ही आप इलिमिनेट कर दीजिए। आप ऐसे अगर उनको, समीक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए आप, तो समीक 2 तो ऐसे इलिमिनेट कर दीजिए। अब दिलीप घोष बचे, आप उनके लिए कोई और भूमिका सोच सकते हैं दिलीप घोष के लिए लंबे समय से, और वो अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची और 2 से लोकसभा में 18 पहुंची, वहीं प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका एक महत्व है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे आप ये कर सकते हैं एडजस्ट, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का और जाति का बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसा एकदम उप मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा भी बीजेपी ले आ सकती है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही। ऐसा चेहरा उप मुख्यमंत्री के लिए आप ले आ सकते हैं, उससे ज्यादा मैसेज आप दे पाएंगे। आप एक उत्तर बंगाल से एक चेहरा ले आना होगा, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी को आप ले आ रहे हैं तो ये पूरा दक्षिण का ही हिस्सा हो गया। जहां से आप ले आ रहे हैं वो बड़े नेता हैं मेदिनीपुर के, और इतने बड़े नेता हैं कि जब वो तृणमूल से अलग हुए थे तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी थी कि कहीं वो अपनी अलग पार्टी न बना ले। उस समय प्रयास भी किया था उन्होंने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से कांग्रेस बनाने के लिए। पास ना, हाँ, लेकिन नेता तो मेदिनीपुर के हैं। जो मेदिनीपुर का इलाका है, जिस इलाके में उनका असर इतना बड़ा वर्चस्व है, उस इलाके में अधिकारी परिवार का, तो वो इधर से है। तो एक नॉर्थ बंगाल से एक ले लीजिए। हमको लग रहा है कि उधर से तो एक हो सकता है कि नॉर्थ बंगाल से ले तो दलित भी ले ले। कोच राजवंशी उस इलाके से बहुत जीते हुए हैं, तो कोच राजवंशी दलित आप ले लें। जहन में आता है? नहीं, नाम जहन में नहीं आ रहा है। नाम तो जहन में मथुआ समाज का हमारे जहन में नाम आ रहा है, लेकिन अब शांतनु ठाकुर की पत्नी को कैसे बनाएंगे? शोभा ठाकुर जीती हैं, लेकिन शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। तो केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी पत्नी को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो फिर एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी। एक ही सांसद भी, और तो आप उत्तर बंगाल जो बीजेपी का गढ़ है उस इलाके में, और सबसे बड़ा जो दलित समाज है बंगाल में, वो कोच राजवंशी है। उसी से ले आए थे अनंत महाराज को, राज्यसभा भी भेजा गया था। तो अब कोच राजवंशी समाज से ले आते हैं तो एक उत्तर बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, दलित का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से करके, और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी एक खोजना ही होगा पार्टी को अपना।
जरा जो नाम है एक बार पीसीआर डायरेक्टर वो सारे नाम चला दें जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अच्छा, जो पिछड़े समाज से भी या हम चाहे रत्ना देवनाथ की बात करें, कलिता माझी की बात करें, जी इन तमाम नामों में आपको लगता है इन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी? या रेखा पात्रा की बात कर लें, देखिए कैबिनेट में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। और बीजेपी का ये जो कोई एक दिन का नहीं है कि आदिवासी साथ में आ गया। आदिवासी देखिए आप, संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन किया वहां जाकर के। 7-8% संथाल आदिवासी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन कोई असर वहां नहीं डाल सके। आदिवासी सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, जबकि वहीं बगल के राज्य झारखंड में एक भी आदिवासी सीट, लोकसभा में 5 में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली और विधानसभा में 28 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी आदिवासी पर काम कर रही है, करती रही है। एक लॉन्ग टर्म के उसके तहत उसको आदिवासियों ने वोट दिया बीजेपी को। ठीक, ऐसा नहीं कि वन ऑफ। अच्छा, बंगाल में बीजेपी पहली बार चूंकि सरकार बना रही है और बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ जातीय समीकरण साधना होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा। बंगाल में इस बार ऐसे कई क्षेत्र है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जंगल महल और झारग्राम इलाके की बात करें तो बांकुरा में 12 सीटें जीती, 12 सीटें हैं और सभी की सभी बीजेपी ने जीत ली। पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें, सभी 16 पर बीजेपी ने कब्जा किया। इसी तरह नॉर्थ बंगाल की जलपाईगुड़ी में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अलीपुरद्वार की 5 सीटें जहां पर कमल खिला, तो वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट के पश्चिमी बर्धमान में भी 9 सीटें भगवामय हो गई। ऐसे में बीजेपी पर तो इस बात का दबाव होगा ही कि शुभेंदु कैबिनेट में इन क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाए जहां से 100% स्ट्राइक रेट है। अमिताभ जी, ज़रूर, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे जिले जो आप बता रहे हैं एक्चुअली ये मतलब पूरे बंगाल में ही फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ जिले इसमें मेदिनीपुर से आ रहे हैं, कुछ जिले नॉर्थ बंगाल से हैं, कुछ जिले बर्धमान से हैं और कुछ जिले जो हैं वो प्रेसिडेंसी से भी हैं, जंगल महल से भी। तो लार्जली क्योंकि बीजेपी 207 सीट इस बार जीती है, 207 सीटें जीती है, तो कितनी मेजॉरिटी हो गई? वो लगभग 3/4 मेजॉरिटी है, 2/3 से तो ऊपर ही है, 2/3 से तो ऊपर ही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिर्फ एक मालदा जोन जो है, जो मालदा, वहां भी पिछली बार से काफी अच्छा किया है। सोचा था आज आप दोनों के साथ मिलकर थोड़ा सा बीजेपी वाला काम हम लोग कर लें और यहाँ पूरे कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लें। तो एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है दिलीप घोष का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जितने भी नाम हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक, उसमें से लार्जली 2 लोग तो, अजीत भाई साहब सही कह रहे हैं कि भाई 2 लोग तो वैसे एलिमिनेट हो जाते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। दिलीप घोष हो सकते हैं क्योंकि ओबीसी समाज से आते और मैं कह रही हूं अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं क्योंकि वो महिला है, सशक्त महिला समाज का प्रतिनिधित्व वो करती हैं। बात होगी तमिलनाडु की, जहां विजय की शपथ पर सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। ये भी अपने आप में इतना हैरान कर देने वाली परिस्थिति है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मिल जाने के बाद अभी भी बहुमत का आंकड़ा जुटा नहीं पाए हैं, जब खुलकर कह चुके हैं कि डीएमके के अलावा जितनी अन्य पार्टियां मुझे समर्थन देना चाहती हैं वो देने के लिए आ जाएं, हम उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन टीवीके चीफ अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। टीवीके के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और आंकड़ा 112 तक पहुंचता है, लेकिन बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश ही रहे हैं। टीवीके को सीपीएम, सीपीआई, वीसी के समर्थन देंगे या नहीं, इस पर आज फैसला हो जाएगा। अब ये तीनों दल भी आज अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं, इस पर भी आज खुलासा होगा। मीटिंग आज इन्होंने भी बुलाई है और उसके बाद विजय को सपोर्ट करने का फैसला वो लेते हैं या नहीं लेते हैं इस पर, लेकिन नजर स्टालिन पर बहुत ज्यादा रहने वाली है। विजय ने कल फिर राज्यपाल से मुलाकात की थी। पहले कल का घटनाक्रम आपको बता दूं, राज्यपाल ने विजय को बहुमत के साथ आने के लिए कहा और इस बीच तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर स्टालिन ने एक अलग राजनीति खेलनी शुरू कर दी है। स्टालिन अभी भी इस घात में है कि सरकार उनके पास आ जाए। यहां तक कि एआईएडीएमके और डीएमके गठबंधन की खबरों की भी हवा उड़ रही है। सोचिए जरा, एआईएडीएमके क्यों बनी थी, कैसे बनी थी और किन परिस्थितियों में बनी थी। अब एआईएडीएमके और डीएमके का क्या गठबंधन हो सकता है। चेन्नई से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दूं पहले ये बड़ी खबर। टीवी के मुख्यालय में इस समय पार्टी की अहम मीटिंग चल रही है। इसमें पार्टी के सभी विधायक और सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। बैठक में गठबंधन और सूबे में चल रही सियासी हलचल को लेकर बातचीत चल रही है।
गठबंधन और सियासी हलचल पर पूरी नजर हमारी भी बनी हुई है। विजय सरकार क्या बन भी पाएगी, हटक जाएगी? तमिलनाडु का पहले पूरा नंबर गेम आप समझिए। विजय आखिरकार फंस कहां रहे हैं, समस्या कहां आ रही है? विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीट मिली और 2 सीट पर विजय जीते। अब आप ये जानते हैं कि दोनों सीटें तो वो रख नहीं सकते, एक सीट तो उन्हें छोड़नी ही होगी। ऐसे में टीवीके का फाइनल नंबर होता है 107। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ हैं। सपोर्ट लेटर उन्होंने सौंप भी दिया, आंकड़ा 112 पर पहुंच गया है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 118 का है, तो ऐसे में मैजिक नंबर के लिए 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। अब विजय मैजिक नंबर तक पहुंचे कैसे, ये आपको बता दें। टीवीके कांग्रेस के साथ अगर लेफ्ट के 4 और वीसीके के 2 विधायक आ जाते हैं तो 118 का आंकड़ा पहुंच जाता है और विजय सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में ये हो गया होता तो राज्यपाल से जब मिलने के लिए कल विजय फिर से गए थे तो फिर इनके समर्थन का भी पत्र लेकर जाते, यानी कि ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। और तमिलनाडु में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर डीएमके और एआईडीएमके भी साथ आ सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसका समीकरण आप समझें। डीएमके और उसके सहयोगियों के पास मिलाकर टोटल 73 विधायक हैं। वहीं एआईएडीएमके और उसके सहयोगियों के पास मिलाकर टोटल 53 विधायक हैं। ऐसे में ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा से तो काफी आगे पहुंच गए, 126 का आंकड़ा पहुंच जाता है। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है वो भी आपको बता दें। डीएमके और उसके सहयोगी यानी कि 73 विधायक सिर्फ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर ले तो भी ये आंकड़ा बहुमत के पार 120 हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन यह है कि कांग्रेस को डीएमके गठबंधन से बाहर करना। ऐसे में डीएमके गठबंधन के पास 68 विधायक हों और दूसरी तरफ एआईएडीएमके और सिर्फ पीएमके सरकार में शामिल हो जाए तो भी यह आंकड़ा 119 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर डीएमके और एआईडीएमके मिल जाते हैं तो फिर यह संभावना भी है कि टीवीके चीफ विजय थलापति ये कह दे कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। फिर मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं कि अगर जनता का ये जनादेश तो नहीं है ना, ये जो बाकी आकलन हम कर रहे हैं, जनता का जनादेश टीवीके के साथ है। लेकिन राजनीति में तो कुछ भी पॉसिबल है सर। देखिए अभी जितनी समस्याएं बताई ये कोई समस्या नहीं है। हमारी नजर में सिर्फ एक समस्या है, वो समस्या है गवर्नर। दूसरी कोई समस्या नहीं है। गवर्नर को एकदम जिम्मेदारी के साथ, जो संवैधानिक जिम्मेदारी उनको मिली है, जो इस लोकतंत्र की जरूरत है, इस लोकतंत्र की परंपरा है, उसके हिसाब से उनको विजय को बुला करके सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए कि आप सरकार बनाइए, बहुमत साबित करें। उनको ज्यादा समय नहीं दें, उनको 2 दिन का समय दें या 3 दिन का समय दें कि आप 3 दिन के अंदर बहुमत साबित करिए, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति, ये स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई दूसरा प्रस्ताव गवर्नर के पास नहीं पहुंचा है। और गवर्नर ने कल की मुलाकात में कहा हुआ, कार्यवाहक गवर्नर ने, वैसे गवर्नर भी पूर्णकालिक नहीं है, वो तो गवर्नर केरल के हैं, और आर एन रवि के हटने के बाद हमको लगता है कि वो वही देख रहे हैं चार्ज केरल, या हाँ केरल के ही गवर्नर हमको लगता है अभी चार्ज देख रहे हैं वहाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो केरल के गवर्नर थे। तो अब वो उनको एक अभी कोई, उन्होंने कहा कल विजय से मुलाकात में कि हम कोई दूसरे किसी को नहीं बुलाने जा रहे हैं, आप बहुमत का आंकड़ा हमको दीजिए। ये कहा पता है अभी क्या किया? मैंने पूरा मिर्च मसाला लगाकर पनीर पकोड़ा कढ़ाई में तलने के लिए बस तैयार ही था। अच्छा किया और आपने गैस ऑफ कर दी। नहीं, आपने अच्छा किया, आपने सारे समीकरण बता दिए, लेकिन अभी गवर्नर के सामने ये समीकरण नहीं आए हैं। आपके जो समीकरण है, गवर्नर साहब ने कल कहा उनको कि हम किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, हम अभी किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, आप बहुमत दिखाइए। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स है, अपने यहाँ प्रेसिडेंट्स जो है वो इसी तरह। लेकिन मैं सर हर समीकरण पे आपकी राय जानूंगी, बाकी समीकरण मैं इसमें चटनी डाल देता हूँ। मई 10 यानी कल, ठीक है, कल या परसों, कल तो 9 तारीख है, कल 9 तारीख है। मई 10 को तमिलनाडु का जो ये असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मई 10 ही उसकी लास्ट डेट है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं होगा विजय अगर सरकार नहीं बना पाए। अब उनको मैंडेट मिला है पब्लिक का, अच्छी बात है अगर बन जाए तो। बीजेपी 2013 दिल्ली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसकी सरकार नहीं बनी थी। बीजेपी 2018 कर्नाटक सरकार बनी, 105 सीटें थी, 112 मेजॉरिटी है, नहीं बन पाई, सरकार गिर गई। और बीजेपी फिर से 2019 महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सरकार नहीं बनी थी। 3 इंस्टेंसेस ऑलरेडी हैं जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या तो सरकार बना नहीं पाई क्योंकि बाकी लोगों ने अलायंस कर लिया, या सरकार जहां बनी भी तो उसको समर्थन नहीं मिला। अब
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय है, लेकिन असेंबली हंग है, असेंबली हंग है। भले ही आप उसको बोलें कि माइनरली हंग है, ऐसा सिवियरली हंग नहीं है। और मैंडेट जो है वो एंटी डीएमके है, लार्जली प्रो टीवीके है, बट मेरे हिसाब से जो मैंडेट ही है कि टीवीके और एडीएमके एक साथ मिलकर सरकार बनाए। जब आप टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई और वीसीके का समर्थन लेकर के सरकार बना रही है, ये एक पोस्ट पोल अलायंस है। ये तीनों दल डीएमके के साथ थे और उनके खिलाफ टीवीके के एमएलएज भी जीत करके आए हैं। और गवर्नर को एक स्टेबल सरकार देखनी है। 2018 में येदियुरप्पा जी को मौका दिया गया, लेकिन सरकार तो बनी नहीं, सरकार गिर गई, लेकिन वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए और उन्हें जिंदगी भर उसकी वजह से पेंशन भी मिलता रहेगा। तो अब एक दो बातें अब इसको जो है, ठीक है, मैं बस एक मिनट बस दीजिएगा सर। ये जो पहला वाला समीकरण जो टीवी के और लेफ्ट के, कांग्रेस के, वो जो पहला समीकरण है, जो सबसे ऑब्वियस समीकरण दिखाई दे रहा था, उसमें इतना क्यों इंतजार, इतनी क्यों देरी हो रही है? नहीं, पहले जो बातें अमिताभ जी कह रहे थे उसको समझना जरूरी है। देखिए 2018 भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा, उनको मैंडेट मिला था। चूंकि कांग्रेस हार करके, कांग्रेस 80 सीट पर आ गई थी 124 सीट से, कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस का वो पहल करना अनैतिक था, लेकिन वहां क्या था, गवर्नर ने बुलाया येदियुरप्पा को, गवर्नर ने उनको कॉल किया। उस समय तक कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के बहुमत का आंकड़ा गवर्नर को दे दिया था। अभी जो हम पहले कह रहे थे कि दूसरा ऑप्शन नहीं आया अभी तमिलनाडु में, वहां आ गया था। और तब भी गवर्नर के यहाँ फैसला नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 36 घंटे में, जस्टिस दीपक मिश्रा का वो वर्डिक्ट था, उन्होंने कहा कि आप टाइम मत दीजिए इनको, 36 घंटे में येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, वो नहीं साबित कर सके, एक दूसरा ऑप्शन था, गवर्नर ने बुला लिया। हम कह रहे हैं पहले ऑप्शन आ गया था दूसरा, यहाँ गवर्नर के पास अभी तक दूसरा ऑप्शन आया नहीं। दिल्ली में भी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन चला गया था गवर्नर के पास, इसलिए उन्होंने बुलाया उसको। अब जो एक और इसका रिवर्स उदाहरण जो अमिताभ जी ने कहा उसका देखिए, 2017 गोवा देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने कांग्रेस को नहीं कॉल किया सरकार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो मामला भी कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर वहां बीजेपी का जो दावा दिया उसको कहा गया कि भाई आप, वो कवलेकर थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको मना कर दिया गया, बीजेपी को मौका दिया गया कि आप बहुमत साबित करिए। तो ये तीनों वर्डिक्ट जो है, तीनों सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए हैं, उसमें बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आज डीएमके एआईडीएमके गठबंधन कर लेती है तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, लेकिन क्या ये परिस्थिति पैदा हो रही है? और अगर ये गठबंधन हो गया और फिर विजय ने कह दिया कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे, फिर क्या होगा तमिलनाडु में? दिल्ली में हुआ ही ना था, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली कांग्रेस के समर्थन से, और 49 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम चला सकते हैं सरकार। तो बहुत दिन तक असेंबली को निलंबित रखा गया, सस्पेंडेड एनिमेशन में, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ। तो ये भी एक स्थिरता की बात है। अभी जो तमाम तरह के जो खरीद फरोख्त की बातें हो रही हैं, तमाम अन्ना डीएमके के लोग रिसोर्ट में छिपाए गए हैं, इनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, सब होता ही नहीं। भाई शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एकदम सबको पता था कि कोई मैंडेट नहीं है, तुम बुला लिया शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और क्या इस देश में माइनॉरिटी सरकार चलने की मिसाल नहीं है? चलती है भाई। इन्होंने क्या नाम है, गिरने वाली सरकार नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी सरकार चलाई बिहार में, जब वो बीजेपी से अलग हुए तो माइनॉरिटी सरकार चली उनकी। नरसिंह राव ने माइनॉरिटी सरकार चलाई, तो माइनॉरिटी सरकार भी चलती है इस देश में। आप जनादेश का सम्मान करिए। टीवी की माइनॉरिटी सरकार चलाएंगे? नहीं होगा, उनको बहुमत मिल जाएगा। कौन देगा? भाई ये सब छोटी पार्टियां दे देंगी जो उनको दे रही हैं अभी। अब तक क्यों नहीं दे पा रही हैं? इसके पीछे कोई खेल लग रहा है आपको? वो सब अपना अपना बार्गेन कर रहे होंगे, सब अपने अपने पद वहां रख रहे होंगे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, सब अपना बार्गेनिंग का वो चलता है इस समय, जब ऐसी स्थिति बनती है तो। और जब गवर्नर बुला लेते तो उनकी बार्गेनिंग भी कम हो जाती। अब गवर्नर ने नहीं बुला करके सबको बार्गेनिंग की ज्यादा पावर दे दी है, खरीद फरोख्त का खुला मैदान बन गया है। मैं विजय के इमेज पर मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ये जो पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है अमिताभ जी, इसमें विजय ने अपनी इमेज को कैसे प्रोटेक्ट किया है? क्योंकि वो तो खुले दिल से कह रहे हैं कि कोई भी हमसे गठबंधन कर ले। वो ये भी कह रहे हैं कि डीएमके के खिलाफ ये जनादेश है, तो एआईएडीएमके और डीएमके का गठबंधन तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2 बार गवर्नर के दर पर वो पहुंच भी गए, गवर्नर पर ही आपने सवालिया निशान लगा दिया कि प्रॉब्लम एक ही दिखाई दे रही है। विजय यहां पर भी अपनी इमेज को बचा पाने में कामयाब रहे हैं। ये तो आप कहेंगे देखिए क्या है, he is playing like a good politician। देखिए क्या है कि असेंबली हंग है,
और जनता ने ये मैंडेट हंग कर दिया है। तो जब अगर जनता ने क्लियर मैंडेट नहीं दिया है तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि जनता ने ही मैंडेट नहीं दिया क्लियर। ठीक है, अच्छा, जब जनता ही गलत सी अल्टीमेटली नहीं गलती और इसकी बात सीटें जिता के टीवीके को भेज दिया, ये सोचा होगा उन्होंने कि भाई कहीं से नंबर जुटा दिए जाएंगे। जब मैंडेट पूरा नहीं है तभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है ना। अगर मैंडेट पूरा होता तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होती ना। अगर उनको 125 सीटें आती तो नहीं होती ना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज द रिजल्ट ऑफ मैंडेट ना अल्टीमेटली। क्या डीएमके एआईडीएमके के गठबंधन को एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, जब आप जनता के ही मैंडेट की बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, दिल्ली का एग्जांपल दिया, जैसे सर ने भी बोला, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, चली क्या? 50 दिन चली। भाजपा को नहीं बनाने दिया सरकार कर्नाटक में, जेडीएस और कांग्रेस ने बना ली, चली क्या? नहीं चली। एमवीए ने सरकार बना ली बीजेपी को मैंडेट नहीं दे करके, चली क्या? नहीं चली। ये बात जरूर है कि एडीएमके और डीएमके का अगर अलायंस होता है तो दैट इज क्या बोलेंगे उसको, दैट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट। ये बात जरूर है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन टीवीके और एडीएमके का अगर अलायंस होता है दैट इज फुल्ली रिस्पेक्टिंग द मैंडेट। हालांकि एक अलायंस जब इतनी बात होती है तो मुझे ध्यान आता है कश्मीर का। अगर महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी अलायंस कर सकती है तो द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ये अलायंस तो फिर उतना खराब नहीं दिखाई देता। ठीक बात है भाई, दोनों हारी हुई पार्टियां कर देती हैं। हारी हुई पार्टियां अलायंस करके सरकार बना लेती हैं, जीती हुई पार्टी को रोक देती हैं। जैसे महाराष्ट्र में रोका भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने। हारी हुई पार्टियां थी और शिवसेना तो साथ में लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीत के आई थी। फिर शिवसेना का क्या हुआ, ये भी फिर वो भी हिस्टोरिक है। ये सारी चीजें नहीं होती। क्या होता है कि सिर्फ हमेशा राजनीति जो है ना, हम लोग बीजेपी इसमें कुछ देख रही है, इसी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। बीजेपी को प्रॉब्लम हुई है कांग्रेस पार्टी से। अगर पहले दिन अगर इन्होंने मना कर दिया, टीवी के कह देते विजय कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे और अपना 108 का नंबर लेकर के जाते तो गवर्नर ने बुला करके शपथ करा दी होती। उन्होंने कांग्रेस को जोड़ लिया, तो फिर बीजेपी को लगा कि ये क्या खेल है, फिर तो कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है वहां, डीएमके से अलग होकर के अपने मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। आप जब कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं, इज इट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल? नहीं, डीएमके के साथ अलायंस में थे, इस वजह से वो फिर तब बीजेपी प्ले में आ गई। सारी बातें तो नहीं हो सकती है ना आपके साथ ही। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे थे मीनाक्षी जी कि हमेशा राजनीति जो है वो सिर्फ नंबर से या कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें परंपरा से चलती हैं, लोकलाज से चलती हैं। अपनी परंपरा रही है कि आप मैंडेट को देखिए, उसका सम्मान करिए, आप देखिए कि लोग क्या चाहते हैं तमिलनाडु की। ये परंपरा भी होती है सर। पॉलिटिक्स से इसलिए कहते हैं, पॉलिटिक्स में परंपराओं के अलावा भी कुछ भी पॉसिबल है, तो कुछ भी पॉसिबल वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है तमिलनाडु में। बात केरल की भी कर लेते हैं, जहां पर यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सीएम फाइनल नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां पर बहुमत नहीं मिला वहां की चुनौती अलग है, लेकिन बहुमत मिल जाने के बाद भी गोवा में अपनी सत्ता गंवाने वाली अब क्या केरल में सरकार बनाएगी, और बना भी रही है तो किसे सीएम बना रही है, इसे लेकर विधायक दल की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो सका। मीटिंग में हाईकमान को सीएम के नाम पर फैसला लेने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं खबर है कि केरल कांग्रेस के सीनियर लीडर वीसी सतीशन ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। रेस में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथल्ला का भी नाम है। वेणुगोपाल राहुल के करीबी हैं, ऐसे में राहुल डिसाइड करेंगे कि वेणुगोपाल केरल जाएंगे या नहीं जाएंगे। वेणुगोपाल को करीब 43 विधायकों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल आईयूएमएल सतीशन के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। इस पर जल्दी से हम बात कर लेते हैं। जो उड़ती खबरें मेरे पास आई है जी, वो तो ये है कि जो यहाँ दिल्ली में बैठे कांग्रेसी वो तो चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जाएं, वो केरल जाएं। देखिए, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने चुनाव के नतीजे आने के पहले ही कह दिया था कि अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो हमारी पसंद वीडी सतीशन है। सतीशन वहां नेता प्रतिपक्ष थे और वो कांग्रेस की भी पसंद है, और लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है एमएलए का वो चाहती है कि केसी वेणुगोपाल बने। वो इसलिए क्योंकि टिकट बंटवारे में केसी वेणुगोपाल ने हैंड पिक किए थे अपने लोगों को, टिकटें भी दिलवाई थी और राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। लेकिन राहुल गांधी 7 साल में जब उन्होंने तैयार किया एक संगठन महामंत्री जिस पर वो अब भरोसा करते हैं और उनके जरिए सारे काम हो रहे हैं, तो उनको हटाएंगे तो फिर एक उनका रिप्लेसमेंट भी लाना होगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि राहुल गांधी ये चाहें कि केसी वेणुगोपाल उनके साथ दिल्ली रहे, राष्ट्रीय संगठन। हालांकि आज तक उन्होंने जिन राज्यों में चुनाव किया है और फिर वहां पे क्या दुर्गति हुई है, लोगों को राहुल गांधी राजस्थान मध्य प्रदेश है वो, लेकिन सब पुराने लोग बनते रहे थे। सतीशन क्या है कि वहां नेचुरल चॉइस है। सतीशन, चाहे सतीशन हो, चेन्नीथला हो,
वेणुगोपाल हो, सब एक ही समाज से आते हैं, सब नायर समाज से आते हैं, आपको सब बीडी कांग्रेस के सतीशन मजबूत का नेता दावा हैं। मजबूत लग रहा है। हमको बीडी सतीशन का दावा सर थोड़ा आपको मजबूत किसका लग रहा है। दावा मजबूत लग रहा देखिए, है? चुनाव जो जीता गया है वहां पर, उसमें सबसे ज्यादा रोल वीडी सतीशन का ही है। तो ये मैंडेट वीडी सतीशन के नाम पे मिला है, क्योंकि जितने भी आप सर्विस देखेंगे उसमें पिनरई विजयन के सामने वीडी सतीशन को ही 29-30% लोग सीएम देखना चाहते थे। अब इशू है कि वो मुझे भी नहीं पता था पहले कि वीडी सतीशन कभी मंत्री रहे ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस में भी कुछ लोगों का उनको समर्थन नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि पर आईयूएमएल ये कह रहा है कि हम वीडी सतीशन के साथ हाँ, कंफर्टेबल तो उन्होंने मतलब एक बड़ा धड़ा जो है उसको अपने साथ कर लिया है, तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। मैंडेट उनके नाम पे मिला है, आईयूएमएल भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है, लड़ाई केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन में अगर एकदम डेडलॉक हो जाता है, तो रमेश चन्नीथल्ला कैन बी डार्क हॉर्स, क्योंकि वो बहुत एफेबल पर्सन है, उनको सब लोग पसंद करते हैं, एज इन मतलब पसंद नहीं भी करते तो मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकते उनके नाम पे, तो एक कंसेंसस कैंडिडेट रमेश चन्नीथल्ला पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, वो सब बहुत पुराने नेता हैं, और जिस समय ओमन चांडी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस समय भी दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के रमेश चन्नीथल्ला। रमेश चन्नीथल्ला पुराने नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, और अभी प्रभारी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं वो। उनको राष्ट्रीय राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का उनको पर्याप्त अनुभव है। तो एक पुराने, बहुत पहले से वो दावेदार रहे। मतलब आप ये समझिए उसको कि रमेश चन्नीथल्ला पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक एंटनी के बाद का जो लॉट था, जिसमें वायलार रवि थे, ओमन चांडी थे, मुरलीधरन के वो करुणाकरण के बेटे थे, अब वो सब चले गए इधर, लेकिन और रमेश चन्नीथल्ला थे, ये तब से राजनीति करते थे जब बीडी सतीशन सीन में नहीं आए थे। तो एक तो उनकी दावेदारी है ही, और एक कंसेंसस कैंडिडेट अगर बनाना हो कि भाई वेणुगोपाल भी नहीं और सतीशन भी नहीं, सतीशन का अगर एडवांटेज मिला है मुस्लिम लीग के समर्थन से, तो एक वहीं डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि कांग्रेस में कई लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग के समर्थन वाले आदमी को हम लोग क्यों बनाए, मुस्लिम लीग फिर हमको कैसे डिक्टेट करेगी, हमारा 63 एमएलए जीता हुआ है तो हम अपना सीएम बनाएंगे। तो एक एडवांटेज है मुस्लिम लीग के समर्थन का, तो एक डिसएडवांटेज भी हो गया सतीशन के साथ। तो अब ये देखना है कि वेणुगोपाल नहीं जाते हैं तो वेणुगोपाल का वीटो बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो वीटो कर देंगे जिसको वो बनेगा, फिर बाकी सारी चीजें जो है सो वो खत्म हो इनके अलावा भी कोई नाम है? शशि थरूर आउट है, अब इन तीन के अलावा तो कोई नाम नहीं हमको है। नहीं लग रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को राहुल ही या तो भेज सकते हैं या रोक सकते हैं। बिल्कुल, और जब रुक जाएंगे वेणुगोपाल, तब वेणुगोपाल के वीटो की 100% हो जाएगी। अगर वो कहें कि सतीशन नहीं बनेंगे तो सतीशन नहीं बनेंगे, फिर तो वो जिसको कहेंगे, वो रमेश चन्नीथल्ला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर नहीं गए वेणुगोपाल को जाना है, तब उनका वीटो कमजोर है थोड़ा। हम नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली रहेंगे, तो फिर उनका वीटो ज्यादा मजबूत होगा, वो जिसको कह देंगे उसको बना दिया जाएगा। अच्छा, बिहार की भी एक खबर आपको दे दें। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट आज से फुल फॉर्म में आ जाएगी। कल दोपहर में शपथ और शाम तक के सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। अब सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार सरकार कामकाज में जुट गई है। सम्राट चौधरी ने गृह प्रशासन समेत 6 अहम विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं जेडीयू के कोटे में वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। निशांत कुमार फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग और पहली बार शिक्षा विभाग बीजेपी के खाते में गया है। मिथिलेश तिवारी अब ये मंत्रालय संभालेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल संभालेंगे। नई कैबिनेट में 8 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो बिहार में कल शपथ ग्रहण में जो मेन फोकस रहा वो निशांत कुमार पर रहा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया कि पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ी, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया। संजय झा ने आरजेडी पर अटैक किया। निशांत कुमार जैसे ही सर मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी आरोप लगाने लगे परिवारवाद को लेकर। सर देखिए, आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार में बोलूं, जो नीतीश जी राजनीति से, खास करके बिहार के राजनीति से जब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके गए। अब एक सवाल मन में आता है कि निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों मांगा?
वही तो, ये समझ में आने की बात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पब्लिक डीलिंग वाली मिनिस्ट्री है और आपको परफॉर्म करना है, तुरंत निगेटिव पॉजिटिव होता है उसमें, अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत आपको आपके ऊपर ब्लेम आता है। लेकिन अब ये मिनिस्ट्री बीजेपी के पास थी, मंगल पांडे कोटे से, मंगल पांडे मिनिस्टर थे, तो बीजेपी कोटे से, और शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास था, सुनील कुमार एक्स आईपीएस ऑफिसर है, वो शिक्षा मंत्री थे। तो ये मिनिस्ट्री की अदला बदली जो हुई है, एक आधी मिनिस्ट्री की अदला बदली हुई है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जेडीयू लिया, निशांत को बनाया गया। अब आप याद करिए, जब लालू यादव के बेटे, दोनों बेटे जब पहली बार मंत्री बने थे, एक उप मुख्यमंत्री और मंत्री, तो तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो अब निशांत कुमार भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। करने को बहुत कुछ है उस मिनिस्ट्री में, अगर आप कर देते हैं ईमानदारी से, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। वही अगर आप कर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, एक आप अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आगे के लिए करनी है, तो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आप बिहार में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, कुछ सुधार करने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो निगेटिव तो उसमें हो जाएगा। स्टार बनने का मौका भी अमिताभ जी और फ्लॉप होने की संभावना भी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय में ही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या यहाँ पे बहुत क्विक फिक्स आप कर सकते हैं अगर आपका इंटेंशन सही हो तो, बहुत जल्दी। डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी और इक्विपमेंट्स की कमी। तो आई थिंक निशांत कुमार को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जो एक पब्लिक डीलिंग वाली मंत्रालय है, और इसमें क्योंकि शायद सिचुएशन बहुत खराब है, अगर एक बेसिक लेवल पे सिचुएशन को ला दिया जाए तो मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। सोच समझ के ये मंत्रालय मांगा गया है। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद।